अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। काफ़ी अहम इंफॉर्मेटिव वीडियो है, वीडियो को कंप्लीट देखना है। कभी ना कभी ये तमाम इंफॉर्मेशन जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा आपके काम आएगी। और इस वक्त ये राइज है, बहुत सारे लोग ये इंफॉर्मेशन ना होने की वजह से नुकसान उठाते हैं। इस वजह से इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। बहुत सारे दोस्तों के कमेंट आए हैं, इन तमाम सिचुएशन से वो गुजरे हैं और उनके साथ कभी ना कभी या इस वक्त वो इस प्रॉब्लम में है क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन नहीं जानते थे। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि स्पेन नेशनैलिटी, हलफ बर्दारी, बर्थ सर्टिफिकेट, कार्ड, पासपोर्ट की। उसके बाद बात करेंगे स्पेन पहले साल का रेजिडेंसी कार्ड और कौन सी आपने लाजमी तौर पे एहतियात करनी है। इसके बाद पारो का ऐसा कानून जो बहुत कम लोग जानते हैं, इसके बारे में ब्रीफली बताऊंगा। कारोबार शुरू या छोड़ने से पहले किन बातों का लाजमी तौर पे ख्याल रखना है ताकि आप जो हुकूमती अदारे हैं उनके हत्थे न चढ़ें और बड़ा नुकसान न कर बैठें। ये लाजमी तौर पे आपने सुनना है और इसको मैं कवर करूंगा वीडियो के आखिर में। तो सबसे पहले तो दोस्तों बात करते हैं कि स्पेन नेशनैलिटी, हलफ बर्दारी, बर्थ सर्टिफिकेट, कार्ड और पासपोर्ट की। दोस्तों जो स्पेन नेशनैलिटी की हलफ बर्दारी है, ये तमाम खित्तों में, तमाम प्रोविंसेस में, तमाम सिटी में एक जैसी नहीं हो सकती। एक तो आपने ये जहन में बात बैठानी है, जो सिटीज में बहुत ज्यादा इमिग्रेंट्स का रश है वहां पे सिचुएशन और है। जिन सिटी में इमिग्रेशन बिल्कुल नहीं है, इमिग्रेंट्स बिल्कुल नहीं है, वहां पे सिचुएशन कुछ और है, वहां पे बहुत इजी है। लेकिन जिन शहरों में बहुत ज्यादा इमिग्रेंट्स हैं, जैसे बार्सिलोना हुआ, मैड्रिड हुआ, वेलेंसिया हुआ, इस तरह के दूसरे बड़े शहर हैं जहां पे इमिग्रेंट्स बड़ी तादाद में हैं, वहां पे सिचुएशन कुछ डिफरेंट है। हलफ बर्दारी दो तरह की होती है, एक तो आप रजिस्टर सिविल डायरेक्ट जाते हैं, एक आप जो है वो नतारियों के जरिए करवा सकते हैं। जो नतारियों के जरिए आप करवाते हैं खुरामिंतो तक तमाम मामला जो है वो नतारियों के जुम्मे हैं। नतारियों को जो आप एक अपना ईमेल एड्रेस देते हैं, वो आपसे लेते हैं, उस पे फिर आपसे जो है वो रजिस्टर सिविल ने राब्ता करना होता है। ये हमेशा याद रखना है आपने, जब आपने हलफ बर्दारी देनी है नतारियों के पास या रजिस्टर सिविल के पास, अपना ईमेल एड्रेस वो देना है जो एक्टिव हो। ऐसा ईमेल एड्रेस कभी ना दें जिसका पासवर्ड आपको याद ना हो या वो ईमेल आपने कभी यूज ना की हो, कभी बनाई थी कभी खोल के नहीं देखी हो। वो ईमेल दें जो डेली बेस पे आपकी आंखों के सामने रहती है और वो एक्टिव है। क्योंकि नतारियों के पास खुरामिंतो करवाई या रजिस्टर सिविल के पास जाके करवाई, आपको जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट आएगा उस ईमेल एड्रेस पे आएगा। बहुत कम जगहों पे, मैं फिर कह रहा हूं, तमाम रजिस्टर सिविल के मामला एक जैसे नहीं है। जो भी मैं बात करता होता हूं वीडियो में, वो आम तौर पे बात करता हूं जो जर्नली होती है। ऐसा नहीं होता कि 100%। बहुत सारे 99-95% रजिस्टर सिविल आपका बर्थ सर्टिफिकेट आपके ईमेल पे भेजती है। बहुत कम रजिस्टर सिविल हैं जो बाई डाक भेजती हैं या आपको कॉल करती हैं कि आप आके प्रिंट ले जाएं हमसे। तमाम जो है वो कोरियर इलेक्ट्रॉनिक के जरिए ही भेजते हैं और आपने उसका प्रिंट निकलवा के पुलिसिया नेशनल जाना होता है। अब यहां तक तो आपने ये क्लियर करना है कि ईमेल का बहुत एहतियात करनी है। जब आप नतारियों के बाद खुरामिंतो दे के आ जाते हैं तो नतारियों का और आपका राब्ता खत्म, फिर आप डायरेक्ट हो जाते हैं रजिस्टर सिविल के साथ। फिर रजिस्टर सिविल ने आपका तमाम मामला करके आपका बर्थ सर्टिफिकेट आपको भेजना है। जब आपका बर्थ सर्टिफिकेट आपके कोरियर इलेक्ट्रॉनिकों पे आ जाता है, आपने क्या करना है, बहुत बारीक बीनी के साथ अपना रेजिडेंसी कार्ड, अपना पासपोर्ट नंबर, अपनी तमाम डिटेल, बर्थ ऑफ सर्टिफिकेट, एक एक नाम अपना, अपने वालदैन का। अब जैसे मैंने जब खुरा दी थी तो मेरी वालदा का नाम गलत लिखा गया था, फिर मैंने वो करेक्शन करवाई। इसी तरह बहुत सारे लोग हैं जिनके वालिद साहब का नाम गलत लिखा जाता है, उनके अपने नाम के स्पेलिंग गलत लिखे जाते हैं। उनको बहुत ज्यादा जांच पड़ताल के तहत आपने करना है, क्योंकि एक मरतबा आपका दिनी इशू हो गया, आपका जो है वो पासपोर्ट इशू हो गया, फिर उसको दोबारा करेक्ट करवाना वो एक लंबा प्रोसीजर बन जाता है। इस वजह से जैसे आपके पास कोरियर इलेक्ट्रॉनिकों में आपका बर्थ सर्टिफिकेट आए, बहुत बारीक बीनी के साथ एक एक चीज आपने चेक करनी है। उसके बाद पुलिसिया नेशनल का सीटा लेना है, फिर पुलिसिया नेशनल जाना है और वहां पे फिर आपने अपना दिनी बनवाना है। अब यहां तक तो क्लियर हो गया। अब आम तौर पे तमाम स्पेन की मैं बात करूंगा, पुलिसिया नेशनल पहले क्या करती थी, जिनको सबसे पहले दनी या पासपोर्ट मिलता है उनको एक ही सीटे में निपटा देते थे। यानी कि उसी वक्त आपको दनी दे दिया
उसी वक्त आपको पासपोर्ट दे दिया। लेकिन अभी क्या कर रहे हैं, अभी अलहदा पहले आपको दनी इशू करते हैं, फिर कहते हैं दोबारा सीता निकलवा के आए और दोबारा से पासपोर्ट आपको देंगे। ये प्रोसेस हो रहा है। जो बच्चे जो हैं वो 1 साल से 5 साल के दरमियान है उनको 2 साल का मिलता है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद जो 6 साल से लेके यानी कि 5 साल 1 दिन से लेके 30 साल की उम्र तक के हैं उनको जो है वो 5 साल का मिलता है। दोबारा से मैं आपको बताता चलूं, जो 0 से लेके 5 साल तक है उनको 2 साल का कार्ड मिलता है दनी, और जो फिर 5 साल से जो है वो आगे 30 साल के दरमियान है उनको 5 साल का मिलता है, और फिर 30 साल से ऊपर जो है वो 10 साल का आपको कार्ड मिलना शुरू हो जाता है। ये दनी का मैं लाभ बता रहा हूँ। और ये पासपोर्ट जो है वो सेम इसी तरह से चलता रहता है। तो ये तमाम चीजें जो है आपने याद रखनी है कि आपकी जो हलफ बर्दारी है उसमें जो मैंने बातें की हैं ये वो चीजें हैं जो मुझसे दोस्त कमेंट करते हैं, उनको ये मसले मसाइल रहे हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, ताकि ये तमाम चीजों पे तमाम पॉइंट्स पे आपने गौर रखना है। अब बात करते हैं कि स्पेन के पहले रेजिडेंसी कार्ड पे कौन सी चीजें ऐसी हैं जो आपने बहुत ज्यादा एहतियात करनी है, क्योंकि अभी इमिग्रेशन का दौर है और अरेगो सोशल, अरेगो लिबरल, अरेगो फार्मासियोन अभी नई जो आई है, अरेगो सोशियो लिबरल, इसका दौर है। अब बहुत ज्यादा लोग जो है वो इमिग्रेशन में पेपर लेंगे, इन अरेगोस के कानून में पेपर लेंगे, और सबको पहली 1-1 साल की रेजिडेंसी कार्ड मिलेगा। तो इस पे आपने किन चीजों का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है ताकि आप पहले साल की रेजिडेंसी के बाद अगला 4 साल का कार्ड ले सकें। अगर आपने पहले साल की रेजिडेंसी पे कोई गड़बड़ कर दी तो फिर आपको आगे 4 साल का कार्ड नहीं मिलेगा। सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूं कि पहली रेजिडेंसी पे आप फैमिली नहीं बुला सकते। पहले 1 साल आपने अपनी इकोनॉमिकल कंडीशन दिखानी है गवर्नमेंट को, फिर जब आपको 4 साल का कार्ड मिल जाएगा फिर आप जो है वो अपनी फैमिली को बुला सकेंगे। एक तो ये चीज आपने जहन में रखनी है क्योंकि बहुत सारे दोस्त जो है इस पे भी बात करते हैं। उसके बाद जिस कंपनी का, जिस सातोनामों का, जिस इम्प्रेसी का आपने कॉन्ट्रैक्ट लगा के पेपर लिए हैं, कोशिश करें कि पहला साल कॉन्ट्रैक्ट उसी के साथ चले और कंप्लीट चले। मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 6 महीने लाजमी तौर पे चलना जरूरी है, लेकिन मैं आपको कहूंगा कि 1 साल चलाएं। कोशिश करें कि पहले साल की रेजिडेंसी पे अपनी होम कंट्री ना जाएं, बल्कि उस कॉन्ट्रैक्ट को चलाएं। 1 साल उस पर टैक्स भेजें। जैसे आपको 4 साल का कार्ड मिल जाता है आपका फ्यूचर मजीद सिक्योर हो जाता है, फिर आप अपनी होम कंट्री जाने का रिस्क लें। उससे पहले कोशिश करें कि ना जाएं। रेजिडेंसी जो कार्ड है पहले साल का जो आपको मिलता है, जिस कंपनी जिस ऑटोनोम का आपको मिला है उसका टैक्सेशन आपका जाना चाहिए, टैक्स जाना चाहिए, आपका काम वहां पे होना चाहिए। वो जिस तरीके से भी हो उसको कंप्लीट करें। अदरवाइज बहुत सारे लोग जो हैं इसकी वजह से भी अपने पेपर जो है वो गंवा बैठते हैं। इस पे आपने लाजमी तौर पे अमल करना है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि पारो का वो कौन सा ऐसा कानून है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और इसमें अमूमन तौर पे कंफ्यूजन का शिकार होते हैं और वक्ती लॉस जो है वो कर बैठते हैं। मैं लार्गा जो है वो लॉस या प्रॉफिट की बात नहीं करूंगा, यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस या लॉन्ग ड्यूरेशन प्रॉफिट या लॉस तो उसमें नहीं कोई भी होता, फायदे में आप रहते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म अगर देखा जाए तो उसमें आपका लॉस जरूर होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दूंगा, आपको सही समझ आएगी। आपने 6 साल काम किया, अब आपने क्या किया कि आपने पारो लगवा ली, आपकी 2 साल की पारो लगी, आपने 6 महीने पारो ली। पारो लेने के बाद आपने दोबारा काम शुरू कर दिया, आपने दोबारा 1 साल काम किया। आपने सोचा जो मेरी पहली 2 साल की पारो लगी थी मैंने 6 महीने ली थी, 1.5 साल की पारो जो है मेरी वो रह गई, और अभी जो मैंने 1 साल काम किया 4 महीने की ये पारो बन गई, तो मैं मजीद तकरीबन 2 साल पारो मैं और ले लेता हूं। जब आप जाते हैं सीपी के दफ्तर, वहां पे कहते हैं, उन्होंने आपको कहना है कि अभी वाली लेनी है पारो, यहाँ के जो पहले आपने लगवाई थी और छोड़ दी थी बीच में वो लगवानी है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप दोनों की इकट्ठी ले सकें। आपने चूज करनी है कि अभी 4 महीने वाली लेनी है या वो लेनी है। जो आपने लेनी है वो आपकी लग जाएगी, जो आपने जिसके लिए आप एलिजिबल नहीं हैं वो आपकी पेंशन में चली जाएगी। इस वजह से ये तमाम चीजों का आपने गौर से फैसला करना है और उसके बाद पारो से रिलेटेड जो है बातों का वो आपने फैसला करना है कि आपने कौन सी लगवानी है, और लगवानी है तो कितने अरसे की लगवानी है। कि ऐसा तो नहीं कि आप जो लगवा रहे हैं वो उसको कंटिन्यू ना कर सकें, थोड़ी देर के लिए आप लें और फिर वो बाकी जो पेंशन है आपकी, वो जो बाकी पारो है आपकी वो पेंशन में चली जाए। ये कानून है,
इसमें आपकी इकट्ठी नहीं मिलेगी। इसमें कुछ दोस्तों को कंफ्यूजन थी, उन्होंने कमेंट भी किए थे, तो मैंने कमेंट में भी एक्सप्लेन किया था, लेकिन उस तरह से नहीं कर सकता था जिस तरह मैंने अभी एग्जाम्पल के जरिए जो है आप लोगों के साथ वीडियो में एक्सप्लेन किया है। तो इस चीज का भी आपने जहन में रखना और इस कानून को भी लाजमी तौर पर याद रखना है कि ये कानून भी पारो का है जो कि इम्प्लीमेंट होता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि कारोबार शुरू और छोड़ते वक्त कौन सी चीजें जिसका आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कारोबार शुरू करते हैं और शुरू करते वक्त उनको सही नहीं पता होता कि आपने आलता कहाँ कहाँ देना है। आलता आपने जनता मिनतों में भी देना होता है, आपने सूरीदा सोशल में भी देना होता है, आपने सिंधे में भी देना होता है, आपने जनता मिनतों को उनके वाजबात देने होते हैं। इसके साथ साथ वाटर का बिल, कूड़े का बिल, इस तरह के काफी जनता मिनतों की फीस होती है, परमिशन होती है, और सूरीदा सोशल जो हर महीने आपका काटा जाता है, असिंदा जो रेंता जिसको बोलते हैं, हर 3 महीने का जो रेंता आपने देना होता है सूर्य असिंदा को, उसके बारे में आपको नहीं पता होता। इस किसी भी एक अदारे में अगर आपने अपना कॉन्ट्रैक्ट नहीं करवाया होता तो आपको जुर्माना आ जाता है। इस चीज का आपने खास तौर पर ख्याल रखना है। इसके अलावा जब आप कारोबार छोड़ते हैं, ये जितने अदारे मैंने आपको बताए हैं, इन तमाम अदारों में जाके आपने सर्टिफिकेट लेना है कि आपके की वाजबात तो नहीं रहते। वो सर्टिफिकेट आपने ले लिया, अपने पास महफूज रख लेना है। क्योंकि क्या होता है कि आप समझते हैं मैंने तमाम वाजबात दे दिए, वो आप जो है वो तसल्ली से बैठ जाते हैं। साल 1.5 साल बाद आपको एक लेटर आता है जिसमें हजारों का जुर्माना होता है। असल में जब आपको हुआ होता है, जब आपकी वो फीस होती है वो 250 यूरो होती है, वो होते होते 1000 यूरो तक पहुंच जाती है, इंटरेस्ट प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट लग के। तो इस तरह से आपको तमाम पे करना होता है। अगर आप खस्तौर के साथ काम कर रहे हैं, उसको कहें कि मुझे कि मेरे ऊपर कोई वाजबात नहीं है, हर अदारे का सर्टिफिकेट दे, फिर अपनी ऑटोनोमो को या एम्प्रेसी को बंद करें। वरना बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इस तरह से एक बड़े लॉस में फंस चुके हैं और अब उन्होंने किस्तें करवाई हैं और वो किस्तों की सूरत में थोड़ा थोड़ा करके ये तमाम जुर्माना और वाजबात अदा कर रहे हैं। इस वजह से इसके बारे में लाजमी तौर पर प्लान करके चलें। तो दोस्तों ये थी आज की अहम इन्फॉर्मेटिव वीडियो। मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।